और फिर से आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। कक्षा 10वीं 27 तारीख का पूरा पेपर, जी हाँ, पूरा का पूरा पेपर 75 पे 75 27 तारीख को हम आपको दिला कर रहेंगे। तो इसके लिए आज हमारा चौथा पार्ट आ चुका है। पूरा पार्ट आपको ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। अगर जिसको भी चाहिए 50-60 नंबर तो हमारे ए और बी सेट बस कर लेगा, उसको वहाँ से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। किंतु अगर आप 75 चाहते हैं तो इन पार्ट्स को जरूर पढ़िएगा। पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और बेहतरीन तरीके से इसको करके जाना, तैयारी करना, अच्छे से पूरे नंबर लेके आना है। देखो, दो खंड का उनके रचयिता। तो अगर हम पंचवटी की बात करें तो मैथिसन गुप्त। सुदामा चरित किसकी है बेटा? नरोत्तम दास की है। पूछ लेता है कभी। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, पार्वती मंगल तुलसीदास। ठीक है, फिर आता है खंड काव्य की विशेषताएं। तो खंड काव्य में मानव किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। क्या होता है खंड काव्य में? मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषय पर होती है, मतलब कोई पुराना या इतिहास लेके चलते हैं इसमें। खंड काव्य में बेटा एक छंद का ही प्रयोग होता है, याद रखना है। पूछ सकता है ना महाकाव्य में या खंड काव्य में, सत्य में, कि खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग होता है, सत्य है। अनेक छंद का होता है, असत्य हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता? महान होता है। और खंड काव्य में श्रृंगार या करुण रस होता है मुख्यतः। क्या होता है बेटा इसमें? श्रृंगार या करुण रस पाया जाता है। फिर इसके बाद बेटा अंतर आ जाता है किसमें? खंड काव्य और महाकाव्य में। हर साल ही आता है। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, या तो खंड काव्य की विशेषताएं या महाकाव्य की विशेषताएं। खंड काव्य के 2 कवि है, महाकाव्य के 2 कवि है, इसमें अंतर। 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं बेटा। क्या बोल देगा? 2 महाकाव्य के नाम, उनके कवियों के नाम, 2 खंड काव्य कवियों के नाम, या तो उनकी विशेषताएं। अगर आपसे अंतर आता है तो वही चीज है। अंतर पूछे चाहे विशेषता, बेटा चीज वही है। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन क्या होता है? वर्णन होता है, याद रखना है। महाकाव्य में क्या होता है बेटा? नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। अब नाम है क्या? खंड काव्य। अब महा मतलब महान, बहुत बड़ी चीज है। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। अखंड काव्य में किसी एक घटना का चित्रण होता है, यह खंड का। अब महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है बेटा। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक बेटा, महाकाव्य में क्या होता है? कई छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है, इसलिए चारों अंतर पढ़ना है कि सत्य असत्य आ जाए तो ही बन जाए। तो महाकाव्य में क्या होता है बेटा? अनेक सर्ग में बटा होता है। अखंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य में क्या होता है? अनेक सर्ग होते हैं। अखंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य में मुख्यतः शांत, वीर या श्रृंगार रस पाया जाता है। फिर सुन लो, महाकाव्य में शांत, वीर या श्रृंगार रस पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन कौन सा बेटा? शांत, श्रृंगार या फिर वीर रस पाया जाता है। और खंड काव्य में श्रृंगार या करुण रस की प्रधानता होती है। उसमें वीर रस भी रहता है, श्रृंगार भी रहता है, शांत भी रहता है महाकाव्य में। और खंड काव्य में मुख्यतः या तो करुण रहेगा या फिर श्रृंगार। श्रृंगार देखो सब में रहता, कोनो काव्य बिना श्रृंगार तक काव्य अधूरा है। अब मुक्तक काव्य क्या बता? मुक्तक काव्य वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती है। मतलब छंद क्या होता है बेटा? एक पद से दूसरा पद को लेना देना होता नहीं है। प्रबंध काव्य एक माला की तरह होता है कि अगर माला का एक दाना टूट जाए तो माला पूरी बिखर जाएगी। बट मुक्तक काव्य ऐसा नहीं होता है। इसका एक छंद से कोई संबंध नहीं होता, अपना लगातार चलता, कोई संबंध इसका नहीं होता बेटा। तो आप अगर बात करें मुक्तक काव्य की तो वह काव्य रचना जिसमें कथा नहीं होती तथा प्रत्येक छंद पूर्व पद के प्रसंग से मुक्त रहता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे बिहारी सतसई, कबीर की सवैयाँ साखियाँ। कबीर की साखियाँ क्या है? मुक्तक काव्य है।
बिहार से क्या मुक्तक काव्य, मतलब मैं बताते ना, जैसे कि बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, है ना, मतलब या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अधूर। फिर बोल दिया ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल हो। अब उधर बड़ी बड़ाई वाला आ गया, इधर ऐसी वाणी बोलिए, फिर कुछ और तुम्हें दे देगा। तो इसमें एक पद से कोई संबंध होता नहीं है। नाम है क्या, मुक्तक काव्य, इन मुक्त रहेगा बेटा इसमें। अब शब्द शक्ति आता है, तो शब्द कितने प्रकार होते, शब्द शक्ति की कौन कौन से, है ना। आपसे इतना ही पूछेगा शब्द किसे कहते हैं, कितने पद नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति बेटा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार होती है, 3। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार बेटा, 3 प्रकार। कौन कौन सी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब अगर हम बात करें बेटा अभिधा की, किस बात करें बेटा, अभिधा की बात करें, तो जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो। अब सबसे बड़ी बात है ना बेटा, शब्द शक्ति की मान लो गलती से आ गया आपका कि शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए या किसे कहते हैं। देखो, शब्द और अर्थ मिलकर एक काव्य की रचना करते हैं, और शब्द और अर्थ के बीच गहरा संबंध होता है। इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा। कितना सिंपल, समझ लो ध्यान से कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य की रचना करते हैं। शब्द और अर्थ के बीच गहरा संबंध होता है, और दोनों के संबंध को बताने के लिए तुम्हें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा ना। यानी अर्थ और शब्द के संबंध को बताने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं क्या कहते हैं बेटा, शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बात करें अभिधा की, जिस शब्द शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का पता चले। किससे बेटा, प्रचलित अर्थ का पता चले, वहाँ कौन सी होती है, अभिधा होती है। जैसे गाय बड़ा उपयोगी पशु है। अगर मैं बोलूँ तो आप कोई दिक्कत समझने में इसको। मैंने कहा रमेश बीमार है, कोई दिक्कत है इसमें है। कालू सब्जी काट रहा है, कोई दिक्कत है, प्रचलित अर्थ है। सूर्य पूर्व में उगता है, क्या दिक्कत है भाई। तो समझिए, जिससे समान अर्थों का पता चले वहाँ क्या होता है आपका, अभिधा। ठीक बेटा, मतलब हर व्यक्ति, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि गाय एक उपयोगी पशु है, गाय क्या है, तो जो बच्चा पढ़ेगा उसको दिक्कत होगी नहीं होगी, समान अर्थ है। इसे हम क्या नाम दिए बेटा, अभिधा दे दिए। अब नंबर 2, लक्षणा। सुनो ये तुम्हारा लक्षण, बहुत लक्षण लाते आजकल, नहीं सुने है, अक्सर लगता ना, दादू तुम्हारा लक्षण कुलक्षण हो जाते, सुधर जा, नहीं जिनने हमारा लाठी उठी, है ना। अब कहे होंगे कि वह बहुत बड़ा गधा है। कहा है वह गधा है, कहा गधा है वो रियल में है, नहीं कहते निरा उल्लू है, था नहीं कहता ही निरा उल्लू है, का उल्लू हुआ वाह, कह बब्बर शेर है। सुनो ना, कहते थे महाराणा प्रताप एकदम शेर ते दहाड़ते थे, कहाँ शेर रहे हैं, उनके चट पैर रहे हैं, शिकार थोड़ी करते थे। मतलब उनके अंदर जो शक्ति थी, जो क्षमता थी महाराणा प्रताप के अंदर, वो कौन सी वाली थी, शेर वाली थी, इतना ताकत थी। मतलब जब बेटा हम उनके क्रियाकलापों के माध्यम से, जैसे अगर कोई मूर्खता वाला काम करते, निरा गधा आया था, नहीं कहते गधा है, तो गधा सच में है नहीं, बट जो उसका लक्षण है किस तरह का है बेटा, गधा की तरह का है, बस चाटे पैर न होए। तो लक्षणा में क्या होता है, शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लक्षणा कहते हैं। जो कहने वाला व्यक्ति होता है ना, तो किसी व्यक्ति प्रयोजन लक्ष्य का आधार लेकर इस बात को कहता है। जैसे कहा कि गोपाल उल्लू है, तो गोपाल के जो लक्षण हैं वो मूर्खता किसने कर रहा है बेटा, उल्लू। उल्लू क्या मूर्ख व्यक्ति माना गया उल्लू, तो इसलिए गोपाल को उल्लू कहा। लक्षण में यही होगा, जितने मुहावरे होते हैं लोग होते हैं किस में आ जाती है बेटा, लक्षण में आ जाती हैं, है ना। इसका मतलब
जितने मुहावरे होंगे लोग किस में जाएंगे, आपकी लक्षणा में चली जाएंगे। तो मैंने पहला क्या बताया, अभिधा, अर्थों का समान अर्थ रहता है शब्दों का। दूसरा लक्षणा, लक्षणा में चीजों में छिपा रहा, मतलब है ना इशारा करके आदमी कह देता है। क्या कहता है बेटा, इशारा करके देता है, सीधे ना बोला, मतलब इशारों से। तो वो गधा है, क्या गधा है, वो उसकी हरकत गधे वाली है। अब तीसरा आता है व्यंजना। क्या था बेटा, व्यंजना, जहां व्यंगार ध्वनित हो या व्यंजना सब शक्ति होती है। मतलब इसमें या तो व्यंग आ जाएगा, व्या से व्यंजना, व्या से व्यंग, या गुणार्थ, या तो शब्दों का अर्थ छिपा होगा या तो व्यंग मारा जाएगा, है ना। कभी कभी जब घर में नई नई बहू आती है, सास कही थी दोपहर हो गई, ओ ये नो कह रही कि 12 दोपहर हो गई है, उसका इशारा कुछ और है, महारानी जी तक सो रही दोपहर हुई है। ए तो व्यंगार्थ हो गया ना बेटा। सुनो ना, मम्मी लोग बोलती ना, आज जल्दी उठ गया बेटा, अभी तो शाम है, अभी तो सुबह नहीं हुई है। तो क्या सुबह नहीं, सच में नहीं हुई है, व्यंग है। जैसे कहे ना कि सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया। अब इस शब्द का एक व्यक्ति अपना अपना मतलब निकालेगा। जैसे मैंने कहा कि सूर्य डूब गया, इसका मतलब कोई निकाल सकता, शाम हो गई। अब मान लो किसी के कुल का दीपक बुझ गया, तो सूर्य डूब गया ना, एक ठन रहा बारिश, वह निपट गया, मरमर आ गया, कहा गया नुकर सूर्य डूब गया। आज जाऊँ तुम्हारे खेत में रोपा लगा होती हैं, धान काटे होती हैं, कहीं सूर्य डूब के मतलब क्या है, अब छुट्टी देवे कर देवे हूँ घर। आज जो को गाय बैल चलाते उनको मतलब घर चलो भैया, और सास ने बोला मतलब क्या है, संजबाती करो। तो सब के लिए अलग अलग है। तो इसमें अर्थ क्या हो बेटा, गुणार्थ होगा या व्यंगार्थ होगा। या तो व्यंग मारोगे या तो फिर अर्थ छिपा होगा उसमें, ठीक है ना। नहीं कहते हैं वो आंखों का तारा है ना। तो बहुत प्यारा है वो चीज, मतलब अपना अपना मतलब निकालते लोग भगा ना। चलो आगे आ जाओ। मैं कहूं बेटा चंद्रमा उदय हो गया, इसमें कौन सा शक्ति है, व्यंजना हो जाएगा ना। एक गाना याद है ना, मतलब चंद्रमा को किसका तो तक मानते बहुत लोग, नहीं बोले कि तुम तो ईद का चांद हो गए, नहीं हो गए। अब पत देखो चांद ने चंद्रमा निकला है, मतलब समझ लो ना भैया, बहुत से लोग ना वो चांद ही बोलते थे, कब निकल रहा है, दर्शन कर लो जाके, जाके ताके रहता है ना। तो किसके लिए चांद वो है, किसके लिए चांद वो है। या कोई बहुत दिन बाद मिला, कहीं तो भैया ईद की चांद हो गया हो, तो अर्थ यहाँ छिप गया है। चंद्रमा निकला है मतलब जरूरी नहीं है कोई चंद्रमा के लिए बोला गया हो, कोई और चंद्रमा हो सकता है इशारों इशारों में। इसीलिए तो क्या है बेटा, व्यंजना आया है, ठीक है। एक गाना था किसी और खिड़की में मेरा चांद, आया था गाना ना, नहीं आया था। तो यहाँ पे कौन सा है सब शक्ति बेटा, व्यंजना है। दूसरे पे आ जाओ, राकेश गधा है, लक्षणा हो जाएगा। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, लक्षण होए भाई। क्या भारत बूढ़ा है भाई, एक समझो गुलाम थे हम, तो लक्ष्य किया गया गुलामी को यहाँ पे। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, भारत मतलब समझते हो ना, जो हम गुलाम हो गए थे, जो हमारी सोच बूढ़ी हो गई थी, अब फिर से तो लक्षण इसमें है, ठीक है। राम का घर गंगा में है, व्यंजना हो जाएगा, अर्थ छिपा हुआ है ना, राम का घर गंगा में है। सारा घर देखने गया है, लक्षणा है मां, सारा घर देखने गया है। एक समझ इसमें ना थोड़ा लक्षण जो है इसमें, हलचल मच गई, अविदा हो जाएगा। हलचल की मतलब समान था बेटा, हलचल मच गई नहीं कहते, हलचल मच गई तो वहां कोई वो है नहीं। मेरा हाथ दब रहा है, मेरा हाथ दब रहा है, लक्षण होगा इसमें। इसमें देखो यार, मेरा हाथ दब रहा है, इसका मतलब क्या है,
है ना। तो इसमें कोई क्लियर नहीं है ना, वो चीज़ें इशारे से बात कही जा रही ना। देखो अभिधा मतलब समान अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है, इसमें लक्षण है ना। यहाँ पे महल और झोपड़ी है ना लक्ष्य करके बोला गया किसी चीज को, मतलब गरीब लोग और बड़े लोग। तो बड़े लोग के लिए गरीब लोग क्या होते हैं, हमेशा बलिदान दिए जाते हैं, समझे ना। यहाँ पे वो इशारा है। गाय तो वाला बता ही दिया था। अगर मैं को अपने देश से सबको प्रेम होता है तो अभिधा है, नॉर्मल बात है भाई, सबको प्रेम होता है, इसमें तो कोई अर्थ छिपा हुआ है। या मैं कहूं सोहन के सिर में दर्द है, अभिधा है। बच्चों ने आसमान में, अब बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, लक्षण होगा ना, लक्षण हो जाएगा इस पे। तो इसको बताइए, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चून, व्यंजना हो जाएगा बेटा। इसका सब अर्थ अपना अपना निकालेंगे। फिर आगे आते हैं बेटा। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल बांटा गया है, कौन कौन सा। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन किस लेखक ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक एक प्रूफ के साथ जिसने दिया, वो क्या कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का क्या किया, काल विभाजन किया, काल में बांट दिया। रीति काल के किसी एक कवि का नाम और उसकी रचना। बिहारी भूषण है ना, बहुत सारे हैं, सेनापति, केशवदास। अब रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में क्या हुआ था बेटा, श्रृंगार रचनाओं की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से श्रृंगार कहा जाता है। अब रीति काल की विशेषताएं देखो, प्रवृत्ति बोले, विशेषता बोले, लक्षण बोले, चपकाना एक ही चीज है, विशेषता है। अब गृहीत बोले, क्या बोले बेटा, अब गृहीत बोल दे, प्रवृत्ति बोल दे, लक्षण बोल दे, विशेषता बोल दे, लिखना क्या है, विशेषता लिखना है। यह ना कह के भगवान आउट ऑफ सिलेबस आकर सर जी या कहाँ से आकर, ऐसा नहीं है, एक ही चीज है ना। तो रीति काल की बात करें तो सबसे पहले राजासिद्ध कवि, इस काल के ज्यादातर कवि क्या थे, राजाओं के अधीन कविता पढ़ा करते थे, है ना। मतलब यह है कि राजाओं के सानिध्य पर रहते थे, कि जो राजा को पसंद, कवि दो तरह के होते हैं। एक तो जो राजा को पसंद है, या राजा का मतलब है जो वहाँ पे बाहुबली है, जो वहाँ का शासक है। जैसे कि दो तरह व्यक्ति होते हैं ना, एक होते हैं चाटुकारी तरफ, कि मतलब आपका तारीफ करते रहेंगे और खाते पीते रहेंगे, आपके उसमें गाते रहेंगे, ठीक है ना, कि आप खुश रहिए, पैसे देते रहे बस। और एक होते हैं सत्य को सत्य और झूठ को झूठ बोले, ऐसे कभी होते हैं। उनकी क्या होती है, ज़्यादा इज्जत होती नहीं है, उनको पैसे रुपये मिलते नहीं हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा साइड पे रहता है, ये बात नोट कर लो। और देखो तुम्हारे पास दो मित्र होंगे, एक मित्र जो तुम्हारी झूठी तारीफ चाटुकारिता करता है, तुम सुंदर लग रहे हो, अच्छे हो, मतलब तुमसे अच्छा कोई ये नहीं है, उसको तुम बहुत खिलाफ पिलाओगे। एक मित्र जो तुम्हारी गलतियों को टूंकता है, जो तुम्हारी सच्चाई बताता है, उससे तुम भागते रहोगे, उससे तुम्हारा कोई प्रेम नहीं होगा ना, बेचारे कुछ खिलाओगे ना, कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बेटा, वो तुम्हारी गलतियों को उजागर कर रहा है। और आज के ज़माने में चाटुकारिता वाले बहुत पसंद आते हैं लोग, जो तुम्हारी, अब हमको पता है कि तुम नीला पगलो लग रहे हो, मैं बोल दिया कि इस कपड़े में तुम पगलो लगते हो, तुम्हें बुरा लग गया,
हमें कैसे बोल, अब तुम्हें मतलब अरे गजब की लग रही हो, एकदम से सुंदर, एकदम परी तुम ही नो, एकदम से साक्षात परी चंद्रमा उतर आई जमीन। अरे रे रे रे, चल समोसा खा, चल 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 समोसा खा चल। तो ऐसे ही कुछ कवि ऐसे होते थे बेटा जो समाज के बात, कबीरदास जी ना हिंदू से मतलब, अच्छा लगे चाहे बुरा, भैया हम तो जो कहें तो कहेंगे ही कहेंगे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ये बनाए ता मुल्ला भाग दे का बहिरा हुआ खुदा। मुसलमानों का भैया का सब चिल्लाते उल्लाते रहते चोंगा लगाए के का अल्लाह का सुन देता है। तो हिंदुओं को बोल दिए भाई कि पाथर पूजन हर मिला है तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई ने पीसा पूजा जगह पीसा खाए। हिंदुओं को बोला कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहा है तो मैं तो पहाड़े पूज डालूं ऊपर जाके, आज जब तुम खा रहे हो पीसे उसको नहीं पूज रहे हो भाई। तो एक व्यक्ति ऐसे थे कि इनका मतलब नहीं था कि आप खुश रहो, चाहे समाज सुधारक हो, ऐसे लोग होते हैं भाई, ये समाज के बारे में लिखेंगे। और जो राजस्व कवि थे वो श्रृंगार पे खूब रचना करते थे ताकि राजा प्रसन्न रहे। ठीक है ना, बात क्लियर नहीं क्लियर बेटा? तो पहली विशेषता क्या हो गई, राजश्रित कवि। दूसरा आता है श्रृंगार रस की प्रधानता। आप जब राजा के अधीन रहे हैं श्रृंगार रसता रहबे करी। और रीतिकाल का श्रृंगार काल कहेगा है, तो रीतिकाल में बेटा श्रृंगार रस की काफी प्रधानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो इस काल कवि थे ना, जो आश्रयदाताओं राजाओं का आदर पाने के लिए श्रृंगार रचनाएं क्या करते थे जिससे राजा प्रसन्न रहे। और श्रृंगार किसी ने अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, तो अपना श्रृंगार पे कविता सुनाते, अब बढ़िया आदि मोहर सुन देते, आराम से बढ़िया मजा करते हो लोग कवि लोग। अब जब श्रृंगार आएगा संयोग वियोग दोनों तो आगे करेगा, नहीं आएगा? संयोग भी आएगा वियोग भी आएगा ही आएगा बेटा। फिर रीत काल काव्य को कितने धर्म बांटा गया है? 3 में। कौन कौन से बेटा? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कभी गलती से मान दे दिया कि आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है। देखो बेटा, आधुनिक काल में गद्य की विभिन्न विधाओं पे लिखा गया है साहित्य, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। देखो पहले क्या था, कविताएं आ रही थी, है ना, चाहे वो रीतिकाल रहा हो, चाहे आदिकाल रहा हो या मध्यकाल रहा हो, यहाँ पे कविताओं का काफ़ी ज़्यादा क्या था बेटा, मतलब साहित्य में बहुत कविताएं थी। लेकिन जैसे आधुनिक काल आया तो नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, तो इसको क्या कहा गया बेटा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। क्योंकि इस काल में साहित्य में गद्य में बहुत सारी रचनाएं हुई। क्लियर है? गद्य समझते हो गद्य ना? नेताजी चश्मा वाला और भगत वाला एक गद्य है। पद्य मतलब उद्धव तुम अद्विभागी कविता वाला पद्य कहलाता है, और कहानी वाला गद्य कहलाता है। ठीक है, पद्य मतलब पद्यांश मतलब कविता, वो अरे दंतरित मुस्कान वाला, फसल वाला, उद्धव वाला, राम लक्ष्मण संवाद वाला एक पद्य है। ठीक है, अब छायावाद आता भैया यार। छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आपके लिए तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता बेटा। तो छायावाद की विशेषता बताएं। देखो बेटा, अगर हम बात करें छायावाद की, देखो छाया मतलब छाया कहाँ मिलती है? पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधे मतलब प्रकृति। तो छायावाद में बेटा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पहली विशेषता। छायावाद में प्रकृति चित्रण कह दो, प्रकृति का मानवीकरण कह दो, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। जैसे चांद बना देते हैं, हिरणी जैसी चाल है तेरी, तो अब हिरण नहीं, या उसकी लटाएं मतलब बिजली चमके, मतलब ऐसे मेघों से मतलब तुलना कर देते हैं, जब तेरी लहराए तो शाम हो जाए, मतलब। तो कवियों का तो बात ही छोड़ दो, मतलब क्या बना दिए। लड़कों बस की तारीफ कभी नहीं हुई यार। कौनो कभी लड़कन के सुंदरता के बखान नहीं की सा है, उनका मार करके बखान की सी।
है ना? सही क्यों बताओ? अच्छा, जितने कवि आए तो राणा प्रताप की वीरता का वर्णन कर दिया, तलवार उठा के पिटा दिए। आप फिर लड़कियों की सुंदरता का वर्णन किया, भाई कि अरे मतलब इतनी सुंदर रही कि एकदम ओके उठते प्रकाश हो जाता है आपकी धरती माँ, एकदम सूर्य भैया नमस्कार करते हैं आके। ऐसे कभी लोग नहीं, कोई कविता ले लो, कोई पिक्चर ले लो, तारीफ किसकी होती है हमेशा? जितने गाने बने किससे बने हैं? लड़कियों में बने हैं। लड़का नहीं बने बेचारे में गाना ना बने कौन गाने लगा भाई? सुन्नत बखान हो नहीं है ना? तो छायावाद जो था बेटा वो क्या है? प्रकृति का चित्रण या प्रकृति का मानवीकरण हो गया। वो किसमें है बेटा? आपका छायावाद में है, प्रकृति का मानवीकरण। दूसरी चीज है, अब छाया में जो रहेगा तो सुंदर तो रहबे करी कि ना रही? अजय गाँव में तो कोयला हुई, छा में का हो जाए सुंदर हो जाए बेटा। तो सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार, जब सौंदर्य आया तो प्रेम आएगा, प्रेम आएगा श्रृंगार आएगा। सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार का इसमें क्या गया बेटा? वर्णन किया गया है छायावाद में। याद रहेगा नहीं रहेगा? और यह है ना, यह देखो, अब जहां प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य रही ना, वहां रियलिटी ना रही, जीवन की सच्चाई वहां नहीं रहा है, अपने मस्त रहा थे। तो जीवन की यथार्थता से दूर तक कोई नाता नहीं है, सब काल्पनिक चीजें इसे बना दिया है। सच्चाई इसमें कुछ है नहीं जीवन की। किसमें बेटा? छायावाद में। तुम पहले क्या बता दोगे? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, फिर प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन इसमें मिल जाता है, और जीवन की यथार्थता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसमें काल्पनिक विचारों को ज्यादा महत्व दिया गया है, कल्पना बहुत ज्यादा की गई है। कल्पना समझते हो ना? अपने सोचे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो कल्पना का भी है, ठीक है? तो इनके कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी, पंत जी, पल्लव, माधवी वर्मा, नीरजा, सुगंध त्रिपाठी निराला, परिमल। फिर प्रकृतिवाद बेटा। अब जो देखिए, पहले छायावाद आ गया, खूब प्रेम कर रहा है, खूब प्रेम की, अब प्रेम से मन उब गया ना। अब प्रकृति हुई भाई, प्रकृतिवाद में क्या हुई? इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब कहीं भैया हाँ जीवन में कुछ है, तो छायावाद में जीवन में काल्पनिक रहे, इसमें यथार्थवादी बन गए, रियलिटी पे आए थोड़ा सा। और शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश किसमें आया? प्रगतिवाद में आया बेटा। शोषित मतलब जो गरीब थे, जिनको सताया गया, उनके पे सहन, बेचारा बड़ा गलत हुआ, बेचारे परेशान कर रहे हैं, और जो लोग शोषण कर रहे थे उनमें गुस्सा था। इस काव्य में कविता में बोल चाल की भाषा का भी प्रयोग मिल जाता है, जैसे भी हम बोल रहे हैं ना, इसमें भी कविताएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना? और ना याद रही ना, बना दिया। इस काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, पहला पॉइंट। इस काव्य में शोषकों के प्रति आक्रोश दिया, दूसरा पॉइंट। इसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण है। प्रेम के बाद न यथार्थ आवत है, पहले तो मगन रहे प्रेम में, और जब प्रेम से पेट भर गया, अब जान गया कि प्रेम से पेट ना भरी, जीवन को चलाना है, यथार्थ में आना पड़ेगा, 2 पैसे कमाना पड़ेगा, है ना? समझ गए ना? गाना से पेट ना भरी, समझे? चला बा। सुमित्रा नंदन पंत युगवाणी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रगतिवाद के कवि, तो डॉक्टर शिवमंगल, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। आगे बढ़िए। अब प्रगतिवाद हो गया, इसके बाद आता है प्रयोगवाद। देखो, अब प्रगति हो गई, अब प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी खाते हैं ना, खूब रोटी खाते थे ना, अब थोड़ा मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। अब रोटी तो पुरानी हो गई है, आजकल यही खाते हो है? मैगी, नूडल्स, चाउमीन, फुल्की, चाट। अब पहले कलेवा क्या होता है? बासी रोटी के, गुड़ बासी रोटी, नमक डर रहा और सरसों का तेल, रोटी खाते रहे पहले। अब आज मम्मी भूख लगी, खाना खा रहा नहीं, मैगी खाएंगे, रुक बेटा 2 मिनट, ले शिवानी मैगी खा, कितनी बड़ी बड़ी वही है मेरे,
ना हो देखा सागर खाकर रोटी ना सागर आई मैगी वाले देखा रोटी वाले देखा। हाँ चलो आ जाओ। देखो तो जो प्रयोगवादी कविता में पुराने और प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन प्रयोग हुआ। ये समझाना था बेटा आपको कि जो पुराने और प्रचलित उपमान थे उनके स्थान पर नए उपमानों का प्रयोग हुआ, है ना। कि जो शब्द पहले आ रहे थे चंद्रमुंद में आ रहा था उसको हटा के नई चीजें लाई गई। भैया कुछ नया तो लाना पड़ेगा ना, तब लोग प्रसन्न होंगे। दूसरा, इसमें काव्य में मानना था कि पुराने उपमान अब बासी पड़ चुके हैं। क्या तो ना बासी मतलब लोग थक चुके हैं, सुन सुन के थक चुके हैं लोग बाग। जीवन के वास्तविक रूप का चित्रण इसमें मिल जाएगा आपको, और नई नई भाषाओं का मिश्रित रूप रहा। क्या रहा बेटा आपका? नई नई भाषाओं का मिश्रित रूप रहा। भाव विचार प्रतीक छंद का नया प्रयोग इसमें हुआ। मतलब इसमें सब नई नई चीजें आई हैं। अब 4 कवि लेना है। क्या करना बेटा आपको? 4 कवि। तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, अज्ञे हरी घास पर क्षण भर। नरेश मेहता संशय की रात, धर्मवीर भारती अंधा युग। अब नई कविता आता बेटा। देखो नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नए बिंब, नए विधान, प्रतीक और नए छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। देखो यह कविता साधारण मानव के क्षण की अनुभूतियों से करने की व्यक्त देती है। मतलब इसमें साधारण मानव को लेके आया गया है। जीवन का प्रत्येक क्षण इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन कंफर्म बेटा, जो बताएंगे पक्का एक पेपर में आएगा। गौण विधा और प्रमुख विधा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% आएगा, 1000% आएगा बेटा। क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अगर हम प्रमुख विधाओं की बात करें बेटा, बात करें बेटा प्रमुख विधाओं की बात करें, निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास और आलोचना। गौण विधाएं रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज। आना एक ऊनी की सहायता से, है ना, भी पूछ लेता कभी कभी। देखो है आना एक ऊनी, है ना, आना एक ऊनी। देखो इससे तो फायदा हो जाएगा बेटा कि आप गौण विधाओं को जान जाओगे, सॉरी प्रमुख विधा को। आप प्रमुख के अलावा सब गौण आई। आ से बेटा आलोचना, और तो कुछ चाहिए नहीं है। ना से नाटक, ठीक है, आना हो गया। ए से एकांकी, का से कहानी, फिर उ से उपन्यास, अनि से निबंध। अब बाकी जो बच सबका यही गौण विधाएं। रेखा चित्र हो गया, उपन्यास हो गया, संस्मरण हो गया, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ट, साक्षात्कार, ये सब क्या है? गौण विधाएं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। देखो निबंध शब्द निधन बंध से बना, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई परमार्जित रचना। देखो बेटा निबंध ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक परमार्जित रचना, मतलब सारांश, चीजें अच्छी चुन चाहिए, कम में ज्यादा, वो निबंध कहलाता है बेटा। यानी कुछ लिख दिया ऐसा ना हो उठा कुछ लिख दिया। निबंध एक अच्छी रचना होती है, यानी अच्छी तरह से बंधी हुई परमार्जित, जैसे करैया का माज माच के सुंदर करता है, करैया का माजा है ना, बाकी तो शिवानी दिन भर ले फिर, है ना, वो अंदर धुलते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो निबंध निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधी हुई परमार्जित रचना। किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है बेटा। जैसे लगे हैं जल्दी जल्दी, फिर मम्मी आई
एक ही दिखावा, अब एंट्री लगा फिर 2 बार। मतलब किसी भी विषय का बेटा क्या कह सकते हो, भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। बस कर भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर निबंध की परिभाषा बोले कुछ भी लिख देना, लेकिन बोला शुक्ल के अनुसार या बाबू गुलाब राय के अनुसार, तो उन्हीं की परिभाषा लिखना, अन्यथा अथवा वाला कर लेना, हीरो नहीं बनना। ठीक है। निबंध कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? हाँ, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, साहित्य या आलोचनात्मक। अब आगे बढ़े। अगर 2 निबंधकार और उनकी रचना। भारतीय हरिश्चंद्र ईश्वर बड़ा विलक्षण है और बालकृष्ण भट्ट कृत चढ़ती उम्र, है ना। अब कहानी के तत्वों के नाम इस बार आ सकता है बेटा। कहानी तत्व पक्का इस बार आ सकता है। तो कहानी के तत्व कितने तत्व बेटा कहानी के? 6। कौन कौन से? ओ कपास दे भाव, है ना। देखो, कपास दे भाव, का से कथानक, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देशकाल या देशज, है ना। भा से भाषा, है ना। हाँ वह है भाषा शैली, और उसे उद्देश्य। ठीक है, क्लियर है। कपास दे भाव। कहानी और नाटक। तो कहानी क्या होता है? जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करता है कहानी। ठीक है, कहानी पे जीवन की घटना क्या होता है? वर्णन होता है। और उपन्यास संपूर्ण जीवन को लक्ष्य बनाकर बनाया जाता है। कहानी के किसी एक जीवन की घटना ले लिया, कहानी बना दिए। उपन्यास संपूर्ण जीवन घटना होती है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। यानी कहानी आकार क्या होता है? छोटा। ऐसे याद किया है नहीं कि छोटा या बड़ा, तो उल्टा हो गया। उपन्यास छोटा हो गया, कहानी बड़ी हो गया, नंबर चला गया। तो कहानी का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, और उपन्यास का आकार। लेकिन यही अगर नाटक और कहानी आ गया तो नाटक का आकार छोटा होता है और कहानी का आकार। नाटक में पात्र संख्या कहानी में अधिक, थोड़ा सा ये बना लेना, ठीक है ना। अब नाटक एकांकी आ गया तो नाटक आकार एकांकी छोटा होता है, नाटक का बड़ा होता है। थोड़ा बुद्धि लगा लेना, ऐसे अंतर तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो बात करें तो बेटा कहानी की, इसका आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में जिज्ञासा ज्यादा होती है। हाँ फिकाभा जिज्ञासा सुनने की, क्या हुआ आगे क्या हुआ। उपन्यास लंबे होते हैं। हाँ ठीक, चलन दो भैया, लंबे इतने मोटे उपन्यास होते हैं 500-500 पन्ना की, 1000 पन्ना उपन्यास, 2000 पन्ना उपन्यास, इतने ऊंच रामायण से बड़े उपन्यास। पढ़े जा रहे चुकते नहीं है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में कहानी एक फूल है, उपन्यास एक गुलदस्ता है, अकॉर्डिंग टू ... चलिए अब बेटा एकांकिक तत्व 6 तत्व वही रहेंगे। रंगमंचता 7वां तत्व ला देना है। एकांकी में रंगमंच होना चाहिए, एकांकी बेटा ना। रंगमंच तो रंगमंच ना, जहां पे एकांकी करी जाती है। आ जाओ भैया, नाटक और एकांकी में अंतर ये तो पता है, उबे करी, चाहे कहानी उपन्यास में आवे और चाहे नाटक, एक अंतर था या फिर जीवनी आप कथा।
तो देखो, नाटक की कथा वस्तु लंबी होती है, एकांकी कथा एक ही कथा वस्तु होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्र संख्या अधिक होती है, एकांकी में सीमित होती है। पन्ना था को एकांकी, ठीक है ना। अब आ जाओ भैया, कहानी उपन्यास तो हो ही गया। नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, एकांकी में तत्काल चरित्र प्रकट किया जाता है। अंधेर नगरी क्या है? नाटक है, ठीक। एकांकी कौन सी बेटा? कारवां क्या है? एकांकी है। अब आता है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा सबसे सिंपल है कि आत्मकथा लेखक द्वारा स्वयं लिखी जाती है। का आत्मरंजन किया मंजन, क्यों मंजन आज नहीं किया? आज बोल तो नहीं रहे हो? आ जाओ। तो क्या कह रहा था मैं कि आत्मकथा लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है और जीवनी किसी महापुरुष के लिए लिखी जाती है ना, किसी महान व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा जब खुद का मिलेगा तो लेखक स्वयं के जीवन का व्यक्तिगत अनुभव करता है, तो लिखता है तो स्वयं अनुभव करेगा ना। जैसे मान लो लिखना कीर्ति को, तो अपना अनुभव स्वयं करेगी ना कि कीर्ति ऐसे ऐसे हुआ, आप बताएंगी मैं छोटी थी ऐसे बड़ी हुई थी ऐसे, मतलब सब कुछ ही बताना पड़ेगा। चोरी करते गुड़ की बताना, मैंने गुड़ चुराया तो मम्मी ने पिछला को मारी थी, फिर हमने गुड़ चोरी कर छोड़ दिया था, फिर भाई की छोटी वाली बहन जो तीव्रता का पेट चुरा लिया था 5 रुपया कुरकुरे खाने के लिए, ये सब लिखना पड़ता है। आप बताना मतलब सब बताना पड़ता है, सच्चाई बनानी पड़ती। कहाँ है ज्योति, कहाँ इस समय चल रहा पेपर? चलो आ जाओ। तो जीवनी में किसी का चरित्र चित्रण किया जाता है, आत्मकथा में लेखक स्वयं का अनुभव प्राप्त करता है, जीवनी में किसी का चरित्र चित्रण किया जाता है। मेरी असफलताएं एक आत्मकथा किसकी है? बाबू गुलाब राय की। अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी है। फिर लास्ट अंतर आता है संस्मरण और रेखा चित्र। 2 नंबर तो सबके यहाँ से बन जाएंगे, नहीं 4 अंतर हैं, और कंफर्म अंतर तो आना ही आना है, बढ़िया से पढ़ लेना। अब कहानी नाटक में अंतर ना बन जाएगा, आत्मा जीवन में बन जाएगा। आत्मकथा लेखक संग्रह लिखता है, जीवनी किसी महान को लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक स्वयं के विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है और जीवनी में किसी के चित्र का चित्रण किया जाता है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी पात्र कम होती है, उपन्यास पात्र संख्या ज्यादा होती है। बस ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो भाई। लास्ट आता है संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण मतलब यार अरे कुछ बार है ना, इसे मतलब याद करते प्रोजेक्ट कहीं गए थे, जैसे वो गए थे ना, कौन गए थे वहाँ, जवान कौन गए थे, आगे गए थे ना, उन्होंने लिखा ना इसको संस्मरण हो, ऐसे सब हुई घटनाएं घटी बैठे बैठे छाप बैठे। और रेखा चित्र एक कल्पना होती है, संकेत है, संकेतिक है, संकेत के माध्यम से नहीं कार्टून आते हैं ना, संकेतिक होता है, कार्टून माध्यम दिखाते हैं ना, कार्टून बना के तो कोरोना आ गया तो मास्क लगा दिया, 2 गज दूरी, मास्क दूरी। तो संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है और इसमें संकेतिकता के आधार पर होता है। किसमें? रेखा चित्र में। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है, वो तो कहीं की यादें हैं, लेखक उसमें कहाँ रहेगा, लेकिन रेखा चित्र में लेखक रहता है। ठीक है। आप भैया रस में आते हैं, कहाँ आते हैं? रस, आमा के नहीं, तो गर्मी आ रही ना, 5 रुपये गिलास जूस। देखो, रस किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या हृदय को जिस आनंद की अनुभूति से रस कहते हैं। भाई कोई काव्य का मतलब कहानी, कथा जो भी है, उसको देखने, सुनने
पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा रस के बारे में? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति रसात्मक वाक्यम काव्यम। अच्छा विश्वनाथ, ऐसे ना बताए रहे लड़कियों। अब मुद्दे की बात आती बेटा कि रस के अंग कितने होते हैं? याद रहना, चलो नाम याद रखना। तो रस के अंग होते हैं 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इस बार देखो बेटा, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आ सकता है। इस बार स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आ सकता है। तो स्थायी भाव क्या होता है? सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा? स्थायी भाव कहते हैं। मतलब सोए रहते हैं सुप्त अवस्था में। देखो, सहृदय के हृदय में जो भाव सुप्त अवस्था में मतलब सोए हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ये समझो, अगर यहाँ पे हंस की बात है, आपको क्या आएगी? हंसी आ जाएगी। श्रृंगार की बात आई तो वीरता की बात आई तो, और दुख की बात आई तो ना, घर पे कोई मर गया तो रोने लगते हो, शादी ब्याह में श्रृंगार हो जाता है, हंसी की बात में हंसी आ जाती है, कोई ड्राम गिर पड़ा। तो ये जो 10 रस होते हैं, छोटका वक्त देखे लड़कियां का, ओम क्यूट क्यूट बेबी बेबी यार, मतलब गलगल नोच लगा बेचारे को। तो 10 रस क्या रहते बेटा? सुप्त अवस्था में हमेशा रहते हैं, बस मौका चाहिए कूद के बाहर। इसे हम कहते हैं स्थायी भाव। यदा दुआ एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग छोड़ा, ऐसे ध्यान सुना, और नीला पीला हरा गुलाबी का है। स्थायी भाव अपने अपने रस के जनक होते हैं। स्थायी भाव क्या बेटा? अपने रस के जनक होते हैं, और इनकी संख्या 10 मानी गई है। यह मनुष्य के चित्त में हमेशा विद्यमान रहते हैं, 10 के 10 रस। ठीक है। अब बात करें अगर संचारी भाव। संचारी भाव बेटा मनोविकार होता है, खराबी कारण उत्पन्न होने वाला भाव, जैसे ईर्षा, आलस्य, लालच, ये सब क्या है? मन के मनोविकार में है। नहीं बताओ, बात समझिए, नहीं समझिए। स्थायी भाव तो हृदय में सुप्त अवस्था में रहता है, किंतु जो संचारी भाव होता है वो मन का मनोविकार होता है। ईर्षा नहीं रहती हमेशा, रहती क्या? अगर जब हमारे मन में कोई भर देता है तब वो आती है। लालच नहीं रहता मन में, वो भरा जाता है। आलस्य नहीं होता है, भरा जाता है। बचपन किसको लगता है आलस खेलने में? तो मन के विकार है, बीमारी से उत्पन्न होता है कौन? संचारी भाव। और संचारी भाव से हमेशा करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। समझे ना भाई? बीमारी से हम दूर रहते हैं। संचारी भाव पर क्या बीमारी है? तो काव्य मनुष्यों ने इस संख्या 33 मानी है। हालांकि होती है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 33 माना गया है। तो बहुत सारे आलस्य, चिंता, शंका, ग्लानि, ये सब क्या है? अब संख्या बताओ कितनी खतरनाक होती शंका? अच्छी बात है शंका, संसार की सबसे बुरी चीज है शंका। अगर शंका आ गई ना, परिवार में आ गई, परिवार का नाश, तुम्हारे जीवन में आ गई कि हम गोल अचीव कर पाएंगे नहीं, कर शंका हो गई ना, यार टॉपर बनब ना बनब, सर जो पढ़ा रहे आई कि नहीं, ये शंका आपको खा जाएगी फिर। और जिसको भरोसा तो पढ़ लेगा, अजय नहीं है तो शंकर, यार बतावत है आई कि नहीं, निपटान देखा हूं, शंका हो जाएगी भैया। फिर आगे बढ़ो यार। अब हम बात करें थोड़ा सा अलंकार की। देखो, हास रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनका अच्छे से तो ही हालांकि हास से श्रृंगार में फंस जाता है। हाँ श्रृंगार वीर इसमें से ही आएगा। श्रृंगार तो जानते हो, हास भी जानते हो, वीर भी जानते हो। ठीक है। सहृदय के हृदय में बस क्या चिपकाना है? रति नामक जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। सहृदय हृदय में हास नामक, उधर उत्साह नामक, बाकी पूरा चिपका देना है। समझे बेटा?
सहृदय के हृदय में जो पहले स्थायी भालू को जिसका मान लो श्रृंगार पूछा रथ लिख दो, हास पूछा हास लिख दो, वीर पूछा उषा लिख दो, बाकी पूरा अब खूब लड़ी मर्दानी में तो मुंडे ने हरगोनों की मुंडे से कांदी रस हो गया। हाथ में कहा बदलिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, इन सबका छोड़ा कर पहुंचे और दंगा ऐसे ना फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है ना, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी कुंजी है, इससे ना तबीयत होती है, तन का धुलापन खोती है, जीवन मोटापा लाती है। आराम करो, काम धाम में क्या रखा है, आराम करो। हाँ सर ना काहे का सब बस सो पियो खाओ पियो पेट निकालो मास्क में पड़े रहो। हाँ सर से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एकदम तो बेटा वैसे कोई झांका तो राज ना पता लगा बैची वाली दिनों के आगे हो तो क्या कर भैया हम और इसमें रात में डर लगा थी भाई, वह दिखा दी इसमें रात की। हाँ सपने में आती है। आओ हमें भी आ जाती है विद्या कभी कभी, डर तो चले। आप इसीलिए अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा देखो, अति मतलब समझते हो ना, बढ़ा चढ़ा के, जहां किसी बात का लोग मर्यादा का उल्लंघन करके, अर्थात बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाए कि यकीन न हो भाई, वहां क्या होता हासिल है, वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे कि पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार मतलब बहुत बड़ी पड़ी है ना। राणा ने सोचा इस पार कैसे उतरूं पार, तब तक चेतक था उस पार। अब राणा की पुतली मुड़ी नहीं, चेतक मुड़ जाता था। अभी कौन अलंकार सुन हो, राणा की पुतली मुड़ी नहीं, चेतक मुड़ जाता था। बताओ घोड़ा ऐसा नहीं, घोड़ा मुड़ जाता था। इतनी हल्दी घाटी कविता है, इतना मजा आता है इसको पढ़ने में, सुनने में बहुत मजा आता है कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं, चेतक मुड़ जाता था। तो कविता काफी अच्छी है, मजा आता है, लेकिन मजेदार कविता है। लेकिन वहां अच्युत अलंकार ना, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। व्यक्ति तो पूछ नहीं चली, लंका जल गई। यह कौन सा अलंकार है? हाँ चला अब आगे आओ। अब आता है अतिशयोक्ति अन्योक्ति, ये लाल आया देख के कंफ्यूजन हो जाएगा। अतिशयोक्ति अन्योक्ति, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, किसका है? अन्योक्ति का है। देखो जब किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है बेटा। देखो जैसे कि मालिनी आवाज देखकर कल्याण करी पुकार, फूले फूले कल हमारी बात, है ना। तो यहाँ पे कहीं वही ना, कहीं पे निगाहें कहीं निशाना, सुने हो डायलॉग, तो वही कहानी यहाँ पे होती है, अनुक्त में आ जाती है कि जब किसी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए। अब कलियां थोड़ी कहीं कुछ, लेकिन सारी बात कह दी गई ना। या नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, आली कली ही तय बांध्यो आगे कौन हवाल। जैसे के लिए था, अभी तुम लोग वहां नहीं समझोगे, इतिहास में वहां नहीं जाओगे, छोड़ो आगे लेट हो जाएंगे फिर हम लोग। अब इसके बाद आता है बेटा मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो या फिर प्रकृति की चीजों को मनुष्य रूप में दिखाया जाए, वह कौन सा अलंकार होता है बेटा? जैसे हाँ, फूल हंसे कलिया मुस्कान, जो भी है ना, कर लेना। चलो बीती विभागरी जागरी, अंबर प्रगट डुबो रही, तारा उषा घट नगरी। या बसंत आए बंठन के, आए बसंत बंठन के,
ये भी हो जाएगा ना कि भाई बसंत थोड़ी पठन के आएगा, लेकिन प्रकृति की चीज को हम उतार रहे हैं, मनुष्य उतार रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ। अब आता है आपका बेटा अनुक्त प्रकाश अलंकार, है ना। मतलब जिन में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उर्कार्थ एक समान रहता है। देखो, जिन शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, अर्थ एक ही रहे, वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनुक्त प्रकाश हमारे आ सकता है आपका, जैसे मुनुसाई दुलारी और मधुप मधुप मेरे दीपक जल, मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्या हुआ? चला अब आता है शब्द गुण। अभी सब शक्ति निपटा दिए हो, अब शब्द के गुण में आ जाओ। आज हिंदी निपटा देना आज, ठीक है ना बेटा। आज देखो, जो काव्य तत्व रस के धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहा जाता है। जो काव्य तत्व रस के निधर्म होते हैं क्या कहते हैं बेटा? शब्द गुण कहते हैं। देखो, जिस प्रकार से आग में क्या रहती है? ज्वाला रहती है, आग में ताप रहती है, उसी प्रकार से काव्य में क्या रहती है? शक्ति रहती है ना। या गुण कह सकते, सॉरी सदगुण पढ़ रहे हैं, हो गया था। जिस प्रकार से बेटा आग में ज्वाला रहेगी उसी प्रकार से काव्य में गुण रहता है, ठीक है ना? नहीं, ठीक है। और सदगुण कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? प्रसाद, माधुर और ओज। प्रसाद, माधुर, ओज। प्रसाद में छोड़ दो, माधुर में कौन रह जाएगा? शांत, करुण, श्रृंगार। ओज में विवश, वीर, एक तो श्रृंगार नारी भैया। उसका विवश का बयान, क्रोध का क्या होता है? इसका होता है क्रोध, रौद्र। हाँ, रौद्र, विवश और वीर, ये ओज गुण में पाया जाता है। अब प्रसाद तो सब में पाया जाता है, बटिंग जाता है। माधुर गुण बेटा जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाए, माधुर गुण होगा। इसमें आ जाता है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धंधाम जाग बसू उसी मन में। मतलब मन में चलो भैया यहाँ चलते हैं। ओज वाला वही जहाँ काव्य रचना के अंदर क्या है हमारे अंदर बेटा? जोश उत्पन्न हो जाए। बुंदेले हर वो लोग हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में। तो अब छंद कक्कू आते हैं भैया। छंद वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, यति, गति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद रचना क्या कहलाती बेटा? छंद कहलाती। कोई सिंपल सी परिभाषा क्या? कविता का शब्द अर्थ क्या है? छंद है, ठीक है ना। कविता का अर्थ ही छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जब मात्रा के द्वारा छंद की गणना होती है उसमें कौन सा छंद होता है? मात्रिक छंद। कौन कौन है मात्रिक छंद? दोहा, चौपाई। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। आज जान ले, नहीं समझे? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक भैया। अब समझो का है सममात्रिक मतलब है जब कोई चौपाई क्या होती है? सममात्रिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि चौपाई में 16 सीधे आ जाता है, सम संख्या 16 आ गई सीधे। अर्धसममात्रिक जैसे दोहा है, 13 विषम होता है, लेकिन 13 11 मिला कितना हो गया? 24 सम संख्या है। आधा आधा मिला सम बन गया ना। अब समझे क्या है? पढ़ा दोहा अर्धसममात्रिक, आधा आधा मिलकर सम हो जाता है। अब विषम में जिसमें भैया जैसे कभी तो क्या है? विषम है ना। 31 हो गया, 33 हो, विषम है, 3 होते, ठीक है ना। चलिए, मतलब जिसमें मात्रा 24 रहेगी, एक में 16 रहती। चौपाई क्या है? सममात्रिक है। दोहा क्या है?
सोरठा का है घ अर्थ समात्रिका ना हो भाई। दो उल्टा का होता है ना, होता है ना। बैटरी चार्ज। दो उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। सोरठा उल्टा दोहा क्या है? असमात्रिक। चौपाई क्या है? समात्रिक। चौपाई का है अब बार्णिक छंद बेटा सवैया और कविता क्या है? बार्णिक के वर्णों के द्वारा गिनती होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोहा छंद की परिभाषा या लक्षण एक ही बात है। लक्षण कहे परिभाषा कहे छापना हुआ है। दोहा एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या पाए बहुराजक व खाए बहुराय। समझ गए ना। सोना धतूरा सोना पाए लोग पगला जाते वो दादा अब भाई कीर्तिक मिल जाए 1 किलो सोना दिन भर नहीं आ रहे। 1 किलो सोना 80,000 रुपया तोला है। 1 किलो अब तो 10 ग्राम होता है। सोच ले मतलब 10,000 ग्राम इतना पैसा। समझ रहे ना। जैसे सोना मतलब धन संपत्ति मतलब होता है। धन संपत्ति मतलब होता है। एक धतूरा होता है। धतूरा शंकर जी को उसे खा लो पगला जाओगे। दिमाग को काम करना मतलब नशा होता रहता है। धतूरा बहुत नशा रहता है उसको लोग लेते हैं। जी जी। अब गणित के विद्यार्थी हैं बिना प्रयोग के मान लेते हैं बेटा, है ना। अगर साइंस वाले होते तो प्रयोग करते। हम तो गणित वाले हैं भैया। मान लिया धतूरे बोला नशा है। हमें करना होना नहीं पड़ता है, सिर्फ मानना पड़ता है भैया। समझ गए ना। हम सब मान लेते हैं। माना सब है चाहे कुछ हो चाहे ना हो। माना कोई पीछे बैठा है ना हो। आ जाओ। अब देखो बेटा सोरठा पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले आपसे? उल्टा कर देना। इसके प्रथम और तृतीय में 11 हो जाएंगी। दूसरे चौथे में 13 हो जाएंगी। सोरठा में उल्टा कर दो। एक तीर से 2 शिकार। एमा 3 शिकार हुई। ऐसे कि कभी पूछ लेता सतत में दोहा एक सम्मत से असत हो जाएगा। दोहा और सम्मात्रिक है। या दोहा उल्टा सोटा होता है सत्य हो जाएगा भैया। या सोटा उल्टा दोहा सत्य हो जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा ना यहाँ से। तो नंबर वहां भी मिल जाएंगे आपको। चौपाई भी मात्रिक छंद है लेकिन चौपाई सम्मात्रिक है। दोहा और सम्मात्रिक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता है, एक ही होता है। सुखी मीर जे नीर अगाधा जी मेहरी शरण न एको बाधा मंगल भवन अमंगलहारी दरवसुरत अजर बिहारी। ये क्या है? चौपाई है। और तुम क्या हो? एक विद्यार्थी हो। चलो निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प बताना, ठीक है ना। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। सूर के पद की भाषा है बेटा ब्रज भाषा हो जाएगा ना। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। पुरैन पात का अर्थ कमल का पत्ता। रामचरितमानस की भाषा अवधि हो जाएगा। परशुराम को व्यंग उत्तर किसने दिए? व्यंग भरे लक्ष्मण ने दिए। राम लक्ष्मण गुरु का नाम थके पथिक की पंथा में अलंकार है अनुप्रास का है। था पा से पथिक पा से पंथा है ना।
जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, साय में धूप। साय में धूप हो जाएगा, ठीक है ना। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का। अट नहीं रही कविता में कभी निराला जी किसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं? फागुन मास के, है ना। यह दंत मुस्कान पाठ के लेखक नेताजी के चश्मा पाठ की विधा कहानी हो जाएगा। स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। नेता चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? देशभक्ति की भावना। राम वृक्ष बेनीपुर का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? बेनीपुर। कलम का जादूगर बाल गोविंद भगत पाठ की विधा बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर की। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह का दूसरा नाम भदंत आनंद कौशलान विशेष प्रभावित थे। भदंत आनंद कौशलान किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से ना। सब बच्चों में ढीठ था बैजू बैजू बाबरा। यारे बैजू मां ने भोलानाथ गांव पर लगाया। बहुत मरहम न कही है। फेरी भट्टी भेटुला का फिर मिलेंगे हिंदी के बाद। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है अनुभूति। हो जाएगा ना। अभी पढ़े थे अपन लोगों ने इसको, कल ही पढ़े थे। संध के भेद 3। जितने एडजेक्टिव इनको बार बार सुन लेना तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। घनश्याम का समास का उदाहरण है घनश्याम। घनश्याम बताओ जल्दी से। कर्मधारय है। पीतांबर नीलांबर कर्मधारय। तो पहले का नहीं बोलता रहा है तक कहीं। एक टटिया भात खा के चले आया। क्या खाए? बासी रोटी। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार वाच्य के भेद जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। कृतवाच्य हो जाएगा ना। कर्म न हुई। लड़कियां नाच रही होंगी, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य ना। आग बबूला होने का अर्थ क्रोध करना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रभास। खड़ी बोली का प्रिप्रभास है, ठीक है ना। किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी होने का गौरव प्राप्त है हिंदू मटी को।
अरे हिंदू मत ही यार। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार, हाँ, जयशंकर। उनको कहानी सम्राट, नाटक सम्राट, उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। अरे सॉरी, कहानीकार ना हुई प्रेमचंद, नाटक सम्राट वही जयशंकर प्रसाद, सॉरी, कहानीकार को ही प्रेमचंद आए, नाटक सम्राट आए हूँ, उपन्यास सम्राट है, मतलब कहानीकार। देखो कहानी सम्राट उन्हीं कहा जाता है प्रसाद। देखो इसने पूछा है प्रसिद्ध कहानीकार तो प्रेमचंद्र है, लेकिन कहानी सम्राट जयशंकर प्रसाद है, नाटक सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, गरीब मसीहा प्रेमचंद हो जाएंगे। धीरे धीरे हिंदी सीख जाएंगे हम भी। यदि गद्य कवियों कसौटी है तो निबंध गद्य कसौटी है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अब बाबू गुलाब राय का कहीं था, रचना होती है ना। प्रयोगवाद के कवि आगे, इनको जनक भी कहा जाता है ना, सच्चिदानंद हीरानंद, न भूलिए तुम लोगों का। देखो यही फायदा होता है, देखो क्लास लेने का ही फायदा होता है कि चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो याद हो जाता है। भाई घर में कौन पढ़े, यहाँ बैठो कुछ ना कुछ सुन रहे हो, कान में जा रहा, बार बार जा रहा। अब सत्य बात है, ईमानदारी से कोई ना बैठता भी घर पे होता तो लूर तू भाई, हमें पता है ना यार, हम भी तो स्टूडेंट थे ना पहले, तो वो लूर तूर चल। अब यहाँ आ गए हो, भले हम कहते हैं कि 20-25 क्वेश्चन जो भी हुए, कुछ तो कहानी में का हुई ना, आधे एवं गायब हो जाता है, फिर कोनो मामा आ गए, कोनो मौसी, कोनो नानी, नेवता बहन पारा, फिर का हुई। प्रयोग बाद का आरंभ कब से माना जाता है बेटा? 43 से, याद सकता है 1943 प्रयोग बाद। नए कविता कवि हैं निराला, रघुवीर सहाय, पंत वर्मा, रघुवीर सहाय है ना। हिंदी पद्य साहित्य दूसरा काल, अब 98 भाई 100 में होइए ना, बोले पढ़ तो 5 हो जाएगा, समझते हैं बात। हिंदी पद्य साहित्य दूसरा काल का है, भक्ति काल है ना। छायावादी युग के प्रवर्तक, ये तो धीरे बोल रहा है भाई, क्या है छायावाद को वहीं जयशंकर प्रसाद, प्रयोगवाद के अपरिवाद फिर को आए, आज्ञा क्या कह रही, आज्ञा है प्रयोगवाद की, अपरिवाद को वहीं नागार्जुन, शिवंकर सुमन, कई सारे इसमें, त्रिलोचन, ठीक है ना। कवि मैथिली गुप्त की कृति है पंचवटी है ना। दोहा छंद की द्वितीय और चतुर्थ चरण मात्रा कितनी होती हैं? 11-11। नीति को जानने वालों के शब्द में क्या कहते हैं? नीतिज्ञ है ना। कनक के अनेकार्थी शब्द और गेहूं है ना। खेती करने वाला वाक्यांश का शब्द है कृषक है ना। सूर्य की भक्ति की है, किस भाव की है? साग के भाव की है ना। और दास भाव किसकी है? तुलसीदास जी की। गोपियों के लिए श्री कृष्ण है, किसकी तरह है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसकी तरह है? हारिल की लकड़ी की तरह ना। गोपियां उद्धव को मानती हैं बड़भागी हैं। योग संदेश लेकर आए थे मथुरा ब्रज उद्धव। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है ना।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है? राम की। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास, असुरदास के वल्लभाचार्य। तुलसीदास को की प्रेरणा से भक्ति भावना जागृत हुई, अपनी प्रेरणा से। तब बना के दीन तभी समझ गए कि हाँ, समझे। तो तुलसीदास जी को पत्नी से प्रेरणा मिली और वो भक्ति में चले गए। आज तो उल्टा है, पत्नी से प्रेरणा लेके माता पिता को छोड़ देते। एक वो पत्नी थी, आज पत्नी है, मतलब चलो आओ। परशुराम के गुरु थे शिव जी थे ना बेटा, भगवान शिव, भगवान शिव। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। हमारा फोतर जय, पहले क्वेश्चन सुन लिया करो। क्वेश्चन यह है कि कौन व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है? तो बेटा कायर। नहीं करते तब मुझे भरना, ये नहीं मान पुरुष आई जो नंबर निपटा के ही आओ देखने ताओ इधर। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है अच्छे से? हाँ, सब यहाँ नहीं, अच्छे से पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन अच्छे से। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन से भरा था दुख और सुख से भरा था, दुख से भरा था। सुख से रहा है, दुख से रहा ना, दुख और संघर्ष से लाला है, सुख से भरा रहा है। कौन सुख बोली सी? कवि निराला ने बादल के सौंदर्य में की कल्पना की है? बाल मन की है ना, किसरी मन की? बाल मन की ना, बालक के गुराले बाल जो थे, बाल कवि है। निराला ने बादलों से आग्रह किया है बरसने का है। निराला ने बादलों के समान सुंदर माना है। हाँ, केसों के समान ना, केसों के समान। आँखी ने कह दिया, बाल किया जाए कि केस। कवि निराला के अनुसार की मादकता चारों ओर छा रही है, फागुन माह की है ना। यह दंतरुत मुस्कान कविता में कवि ने एक की मुस्कान का वर्णन किया है, शिशु की, बच्चे के ना मुस्कान का वर्णन किया है। बच्चे कोमल दृढ़ मुस्कान कठोर से कठोर को पिला सकती है, मनुष्य को, है ना, बर्फ का नहीं, मनुष्य का। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस से बबूल से भी के फूल झड़ने लग जाते हैं। शेफालिका। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका। सोच लो यार, मतलब इतना बच्चे हो तुम। कोई अच्छा फूल हो। अब मैं पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ, पहली बार। कवि मंगलेश डबराल ने अपनी शिक्षा में प्राप्त की, कहाँ से? दो डबराल शिक्षा, शिक्षा बताओ कहाँ से है? देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से। संगतकार मुख गायक को प्रदान करता है उत्साह। नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, फौजी कपड़ों में थी, फौजी है ना, फा लिखा है। कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे, हालदार साहब कि पान खाते रहे। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? इंदौर भरा ना। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल। प्रतिमा पर सरकंडे चश्मा लगाया था। प्रतिमा का चश्मा बदल देता था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव में उतर पड़ा, खेतों में। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर हो उठते थे सजीव। इतना सुंदर गाते थे। नवाब साहब द्वारा जीरा नमक मिर्च लगी तैयार खीरे की फांकों को करके फेंक दिया गया।
रेलगाड़ी खिड़की से बाहर। आधा कहीं कूड़ादान के आधा कहीं कूड़ेदान फेंका है। लेखक ने नाना साफ प्रस्ताव एक ठुरा दिया। उनका कमजोर है मेधा। अब साहब ने संगत के लिए नहीं दिखाया उत्साह। हमसे नवाब साहब की ओर देख रहे हैं तनखियों से। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम शीला। शीला अग्रवाल किसकी प्राध्यापक थी बेटा? हिंदी की। लेखिका मन्नू भंडारी का संपर्क हिंदी की प्राध्यापक श्रीमती से हुआ। शीला अग्रवाल से हुआ भैया। महानगरी जीवन है आत्मीयताहीन। जो महानगर के अंदर आत्मा मर जाती है, बड़े शहर जो रहते हैं बड़े शहरों में आत्मा मर जाती है। जो याद खुद साहब तो वहां से लाश पड़ी ना, कौआ कुकुर बिलारी नोचत नहीं को देखे वाला। अपने गांव में देखो यार कोई मर जाता है, भले कोई सब गांव उठा उसको जाके संस्कार तो कर ही देते हैं। और शहरों में नहीं होता है भाई। तो वहाँ जीवन कैसा होता है? आत्मीयताहीन। पड़ोस में क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ पड़ोस में दे बेचारे खाग नहीं है, सब्जी नहीं है, दे दे बेचारे को यार भूखा हो। और वहाँ तो मरत रहा पूछे वाला। इस रूम से इस रूम में जनता क्या चल रहा है? मार डायरेक्ट काट डायरेक्ट को कहे वाला नहीं है। शहरों पे वहाँ मनुष्यता नहीं रहती है, मर जाती मनुष्यता। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। मंगल धन का नायक किसे कहा जाता है? भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक संबंध थे। आत्मी भाई वो पुरान जब भोलनाथ रहे ना, तो पूरे गांव मोहल्ला में औ चाची काकी दाई ऐसे तो चल रहा पहले रिश्ता। गांव की बहनी बहनी, गांव की बिटिया बिटिया। आज भी पुराने लोग जब आते हैं या पूजा पाठ के बाद, पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी बही में राम नाम लिखते थे। राम नाम है ना। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। लड़के और बंदर पराई नहीं समझते, पीर पीर समझते हो। दर्द तकलीफ पीड़ा। नया काल आरंभ करने पर पताकाएं लगाई जाती हैं, रंगीन की काली रंगीन। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाइड। चक्र धर्म चक्र को घुमाने से धुल जाते हैं, पाप। इलाहाबाद जाने से ना कहाँ गई वो दो हैं। लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जनजातियां हैं, लेप्चा बूटिया। जितने उत्साहित होकर कहने लगे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, कटाओ है ना, कटाओ कटाओ कटाओ। आगे विद्यार्थी किसके थे? विज्ञान के थे भैया। अरे शिव पूजन साहब मुक्ता के लेखक हैं। किसके हैं? गद्य के भैया, गद्य के आई लेखक, पद्य के नो। रचनाकार की भीतरी ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। व्यवस्था या कल्पना? व्यवस्था। कल्पना नहीं बेटा, व्यवस्था करा। जब अंदर व्यवस्था आएगी पीड़ा तभी तो लिखोगे ना कॉपी में। अज्ञे जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के में हुआ था। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को कहाँ मरा? कुशीनगर। ये कसिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसिया या कुशीनगर। कहाँ मरा है? कसिया या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया या कुशीनगर? कुशीनगर या कसिया? कासिया कसिया कसिया। रमेश क्या लिखता है? वाक्य है। बाजार जाओ, आगे वाचक है। दिग्दंबर दिगंबर। बागधन ईसा। दिनेश का करो संधि विच्छेद। दिनधन ईस।
जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव, ठीक है ना। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, द्विगु समास। रसोई घर में समास है तत्पुरुष। संधि में दो वर्णों में मेल एवं शब्दों में मेल होता है ना। संधि वर्ण समास में शब्द। द्विगु समास का उदाहरण नीलकंठ या पंचवटी। पंचवटी। चौराहा। महाकाव्य का प्रारंभ से होता है मंगलाचरण से, है ना। जैसे शुरू पहले मंगल होता है, उसके बाद चरण। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। कमायनी एक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ। रसम वाक्यम काव्यम विवाह व्यवसाय। रश्मि रथी खंड काव्य किसका है? दिनकर का। रश्मि रथी दिनकर। रश्मि रथी दिनकर। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का परस्पर संबंध हो उसे कहते हैं, संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य, है ना। अभिनय तत्व प्रधानता कहाँ मिलती है? दृश्य काव्य में। संवाद की श्रव्य में, ना। ध्वनि संवाद, है ना। सद्गुण तीन प्रकार। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करते उसे कहते हैं ओज गुण। वाच्य प्रयोग सबसे अधिक का ध्यान रखना होता है वाच्य में क्रिया का। समुच्चय बोधक शब्दों को कहा जाता है योजक। में संधि है स्वर। उड़िया उड़ती चिड़िया पहचानना है क्या है? का पहचानना। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है सकर्मक। गे मुक्तक को काव्य भी कहते हैं प्रागीत। गे मुक्तक को क्या कहते हैं बेटा? रिपोर्टाज मूल रूप से शब्द किस भाषा? फ्रेंच का। एकांकी में अंक होता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कृष्ण मार्गी शाखा का प्रधान रस बादशाह है कृष्ण मार्गी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों के हिंदी अनुवाद किए हैं 23। लक्षण ग्रंथों की रचना में सर्वाधिक हुई है रीतकाल में। लक्षण ग्रंथों से ना रीतकाल। निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी सागर कवि कबीरदास। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार संचारी भाव। संचारी भाव संख्या 33 लाला। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है रस को। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न उसे कहते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। श्रृंगार रस के स्थायी भाव। करुण रस के स्थायी भाव। अलंकार से काव्य में उत्पन्न होती है